नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 जिसका आयोजन अप्रैल माह 2026 दिनांक 5 और 6 को किया गया, उसमें दिनांक 5 को आयोजित जीके के पेपर का विश्लेषण यहाँ देख रहे हैं। इन शॉर्ट विश्लेषण रहेगा जिसमें आरपीसी द्वारा आंसर की को प्रमाणिक मानते हुए इसमें आंसरों को ध्यान से देखा गया है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 आईएमडी जयपुर के अनुसार राजस्थान में 1901 से 1925 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई, जिसमें ऑप्शन दिया गया 1917, 2021, 1988 और 2012। इसमें से आरपीसी ने आंसर माना है 1917। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 मूल्यांकन वर्ष 2023 के अनुसार किस जिला युग में सबसे कम कुल वनावरण वर्ग किमी के अनुसार था, न कि परसेंटेज के अनुसार। तो वर्ग किमी के अनुसार इसमें ऑप्शन हो जाएगा चूरू तथा हनुमानगढ़। लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करें तो दूसरे ऑप्शन पे आ सकते हैं चूरू और जोधपुर में, तो इसमें आंसर रहेगा चूरू और हनुमानगढ़। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के किस जिले में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल हेक्टेयर में सर्वाधिक था? इसमें दिया गया है उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। तो इसमें आपका आंसर रहेगा भीलवाड़ा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? इसमें ऑप्शन ए है आपका, विकल्प ए दिया है, रिको ने कोटा और श्रीगंगानगर में एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। फिर सेकंड है, भिवाड़ी में जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है, ये गलत है क्योंकि ये जापानी औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में नहीं होकर के निमराना अलवर में स्थापित किया गया है। सी, जिसमें सीतापुरा में विशेष आर्थिक जोन से स्थित है, बिल्कुल सही है। तो आपका ए व सी ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट, तो उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा थर्ड विकल्प आपका सही हो जाएगा। पांचवा है, विच्छेद लसाड़िया पठार किस झील के समीप स्थित है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, फोयसागर झील के उत्तर में, अनूप सागर झील के पश्चिम में, जयसमंद झील के पूर्व में और फोर्थ दिया गया है राजसमंद झील के पूर्व में। आपका आंसर हो जाएगा जयसमंद, जो कि उदयपुर और उससे संबंध सलुम्बुर के क्षेत्र में जो लसाड़िया का पठार पड़ता, तो उसमें जयसमंद झील के पूर्व में स्थित रहेगा ये। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम्मिलित है? तो इसमें देखते हैं कि 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जो लिंगानुपात है वो 928 है। तो आपके दो ऑप्शन बचेंगे और दो स्टार्टिंग स्टेज पे ही डिलीट हो जाएंगे। तो उसके बाद में देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 933 है और नगरीय क्षेत्र में 914 है। तो आपका आंसर रहेगा छठे का सेकंड। फिर है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें फर्स्ट कथन दिया गया है, उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है। 1919 के अधिनियम को ही आप बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें मोंटेग्यू थे भारत सचिव और चेम्सफोर्ड थे भारत के गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। सेकंड विकल्प देखते हैं, प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अनुपात को बढ़ाकर 70% किया गया, बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प आपका दिया गया है कि हस्तांतरित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद को द्वारा किया जाना था, ये गलत है क्योंकि हस्तांतरित कुछ ऐसे विषय जिनका हस्तांतरण विधान परिषदों को किया गया था, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के पास आरक्षित विषय रखे गए थे, यानी कि रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे गवर्नर और उसकी काउंसिल के लिए। तो ये आपका थर्ड विकल्प गलत हो जाएगा। और चौथा है आपका, प्रांतीय विधान परिषदों को अपना बजट बनाने और करारोपण की शक्ति प्रदान की गई। तो स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका 7 में आंसर हो जाएगा थर्ड। गलत कथन को छांटना है और थर्ड आपका गलत कथन है। फिर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको 4 जगहों के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया ऋषभदेव, फिर सेंद्रा, फिर खेरवाड़ा और डाबला सिंगाना। इन्हें देखना है कि उपयुक्त में से कितने एस्पेटोस की खानों से संबंधित है। एस्पेटस की खानें कौन कौन सी है? ऋषभदेव है, सेंद्रा भी है और खेरवाड़ा है। डाबला सिंगाना एस्पेटस की खान नहीं है। तो आपका 3 स्टेटमेंट, 3 विकल्प सही दिए गए हैं। तो इसमें आपके केवल 3 विकल्प सही के अनुसार 8वें का थर्ड विकल्प सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन 9, निम्न कथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, भारतीय संघ की घटक इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है। स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, कथन ए सही है। अब कारण दिया गया है, भारतीय संघ में
उसकी इकाइयों के द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं है। यानी कि भारत की जो इकाइयां हैं, राज्य है, उनके बीच समझौते का परिणाम भारतीय संघ नहीं है। बिल्कुल सही कथन है। तो इस हिसाब से आपके कथन व कारण दोनों सही है। तो इसमें फर्स्ट दिया गया है ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका 9 का रेस्पॉन्स हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टियां आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में संयुक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं थी? तो संयुक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल जो इसमें विकल्प दिए गए हैं, फर्स्ट में दिया गया है सीपीआई एवं सीपीआई एम इसके गठबंधन में शामिल थी, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। सेकंड दिया गया डीएमके व सीपीआई-एम, इसमें फिर से सीपीआई-एम इसको गलत करवा दे रहा है। फिर आपका बच रहा है बीएलडी व पीएसपी, जिसमें क्योंकि बीएलडी इसमें शामिल था। फिर बचता है आपका फोर्थ डीएमके व सीपीआई, तो ये आपका सही कथन है, आरपीसी ने भी इसको सही माना है। आपका फोर्थ बच रहा है 11th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भारत के संविधान में इसके प्रावधान के साथ सही ढंग से मेल खाता है? इसमें फर्स्ट विकल्प देखते हैं, अनुच्छेद 14 क बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। ये गलत कथन है, क्योंकि बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 45 के अंतर्गत दिया गया है, डीपीएसपी के दायरे में देखें तो। अनुच्छेद 46 संपूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता 46 में नहीं है, ये 44 के अंदर दिया है, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। 47 उद्यमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी 47 में नहीं है, 43 और उससे जुड़े हुए संलग्न भागों में है। फिर देखते हैं कि अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, ये बिल्कुल सही है, तो आपके 11 में रेस्पॉन्स हो जाएगा 4। फिर क्वेश्चन 12, बेंगलोर में पंचायत सदस्यों के एकत्रित समूह को संबोधित करते हुए किस भारतीय कैबिनेट मंत्री ने पंचायत राज के समर्थन में निम्न प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था? मिस्टर हेगड़े जनता पार्टी से संबंधित हो सकते हैं और मैं कांग्रेस पार्टी से, परंतु हम दोनों पंचायत राज से संबंधित है। तो इसमें फर्स्ट विकल्प दिया है श्री अर्जुन सिंह, फिर दिया है फिर श्री पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, शरद पवार। तो आपका इसमें रेस्पॉन्स होगा सेकंड, पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन 13, राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के लिए संसद को सशक्त करने के लिए राज्यसभा के संकल्प को अनुच्छेद 249 के अधीन समर्थित होना चाहिए। ठीक है, तो राज्यसभा किसी विषय पे किस प्रकार से मतदान करेगी, तो उसका संकल्प केंद्रीय सूची की तरफ विधान बनाने से संबंधित हो जाता है। तो इसमें आपका विकल्प दिया गया है उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से कम नहीं, ये गलत है। उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं होना चाहिए, यह विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ विकल्प भी देख लेते हैं। उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं और सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा। ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं और सदन के कुल सदस्यों की बहुमत के द्वारा, ये भी नहीं। आपका विकल्प इसमें 13 में 2 करेक्ट है। 14वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश के सुनवाई करने में के प्रयोजन से बैठने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है? यानी कि जो संविधान पीठ बैठेगी उसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 5 रहेगी। ठीक है, 14वें का विकल्प 2 सही रहेगा। क्वेश्चन संख्या 15, भारत के नागरिक अधिकार पत्र में 6 सिद्धांत क्या है? ठीक है, भारत के नागरिकों को जो अधिकार पत्र दिए गए हैं, नागरिक अधिकार पत्र, तो उसमें 6 सिद्धांत है नागरिक अधिकार पत्र के। उसमें शामिल है गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य, जवाबदेहिता और पारदर्शिता। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आपका फर्स्ट विकल्प भी सही बैठ रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन 16, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कतिपय धाराओं और उनके प्रावधानों का नीचे उल्लेख किया गया है, निम्नांकित कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपके देखिए धारा 290 के अंदर समयबद्ध बहस को सही बताया गया है। धारा 293 आदतन अपराधियों के लिए बहस, इसको गलत बताया गया है आरपीसी के आंसर की में। धारा 360 अभियोजन की वापसी के पूर्व पीड़ित की सुनवाई, इसको सही बताया गया है। और धारा 479 विचाराधीन कैदियों के निरुद्ध किए जाने की अवधि के संबंध में, इसको भी सही बताया गया है। और 16 में विकल्प 4 को सही माना गया है। 17वां
भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित जी राम अधिनियम 2025 के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारों के बीच 90:10 की वित्तीय साझेदारी निम्नलिखित में से सभी पर लागू होती है सिवाय किसके? ठीक है, तो 90:10 जनरली पहाड़ी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रखा जाता है, और सामान्य भूभाग के क्षेत्रों में 60-40 का अनुपात या 50-50 के अनुपात को रखते हैं जनरली। तो इसमें इस क्वेश्चन के संदर्भ में वीजी राम जी के संबंध में उत्तराखंड में 90:10 का अनुपात है, हिमाचल पहाड़ी राज्य इसमें भी 90:10 है, जम्मू कश्मीर में भी 90:10 का अनुपात रखा गया है, लेकिन झारखंड में 90:10 का अनुपात नहीं है। तो उस हिसाब से आपका विकल्प 4 आंसर के रूप में सही होगा। फिर बचता है क्वेश्चन 18, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लागू किए गए नवाचारों और उनके लागू किए जाने के वर्ष का त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है? तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन है, वो त्रुटिपूर्ण है, जो कि 2012 से नहीं होकर के इससे पहले लागू किया जाना है। क्वेश्चन 19 के निम्नांकित में से कौन अनुच्छेद 356 के दिन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे? तो इसमें आपके वसंतराव पाटिल राजस्थान में जो 4 राष्ट्रपति शासन लगे हैं उनसे संबंधित नहीं रहे हैं। फिर क्वेश्चन 20 बचता है, इसमें राजस्थान राज्य विधानसभा के विभिन्न सदनों में नेता विपक्ष के संबंध में सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सूची फर्स्ट में विधानसभा के सदन दिए गए हैं, सत्र दिए गए हैं, ठीक है, कौन सी विधानसभा है, और बाद में दिए गए व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और इसमें कौन नेता विपक्ष थे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम सदन में कौन थे। प्रथम सदन में थे आपके जसवंत सिंह, तो फर्स्ट सदन से मैच हो जाएगा जसवंत सिंह। तृतीय सदन में थे लक्ष्मण सिंह। फिर बचता सप्तम सदन में थे भैरू सिंह शेखावत जी, और नवम सदन में थे हरिदेव जोशी। तो उस हिसाब से जब मैच करेंगे तो आपका 20वें में फर्स्ट रेस्पॉन्स सही रहेगा। क्वेश्चन 21 में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के निम्नांकित प्रावधानों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराध से संबंधित प्रावधानों का एक नया अध्याय बीएनएस में जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है। विकल्प 2, महिला व बच्चों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों को जेंडर भेदभाव से रहित बनाया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, छोटे बच्चे चाहे किसी भी लिंग से संबंधित हो, महिला हो या पुरुष हो, इसके प्रभावों से रहित किया गया, जेंडर भेदभाव को हटाया गया, जेंडर न्यूट्रल किया गया कानून को। थर्ड विकल्प है बलात्कार पीड़ित का चिकित्सा प्रतिवेदन जांच अधिकारी को 14 दिवस के भीतर भेजा जाना आवश्यक है, ये गलत है। ये समयावधि इससे कम दिवसों के अंतर्गत पूरी करनी आवश्यक है, क्योंकि समय के साथ चिकित्सकीय जो मेजर्स होते हैं वो प्रभावित होने की संभावना रहती है टाइम पीरियड के रेफरेंस में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ आप विकल्प को भी देख लेते हैं, 18 वर्ष की वय से कम की महिला से सामूहिक बलात्कार में दंड आजीवन कारावास या मृत्युदंड है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 22, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार कौन कौन से मेजर्स ले सकती है, यानी कौन कौन से स्टेप उठाती है, वो ध्यान देखना है। ठीक है, कंडीशन क्या है, मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करना है। यदि सरकार अप्रत्यक्ष कर बढ़ाएगी तो फिर से मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मुद्रास्फीति और बढ़ेगी, तो आपका ये विकल्प भी सही नहीं रहेगा। फिर है प्रत्यक्ष कर बढ़ा देती है, बिल्कुल सही है। यदि किसी व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कर यानी कि इनकम टैक्स बढ़ा दें तो उसके हाथ में पैसे कम रहेंगे। यदि पैसे उसके हाथ में कम हो गए तो वो कम खर्च कर पाएगा, और कम खर्च कर पाएगा तो किसी वस्तु की मार्केट में डिमांड घट जाएगी, तो उससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आता है। ठीक है, तो आपके 22वें में सेकंड विकल्प सही रहेगा। अब अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। सार्वजनिक व्यय बढ़ाती है, बिल्कुल नहीं बढ़ाती, क्योंकि यदि सार्वजनिक व्यय बढ़ाएगी तो लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा रहेंगे, और ज़्यादा रहेंगे तो खर्च ज़्यादा बढ़ेगा, तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो ये भी इस क्वेश्चन के रेफरेंस में गलत रहेगा। प्रत्यक्ष कर कम कर सकती है, बिल्कुल गलत है। प्रत्यक्ष कर कम करेगी तो लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा रहेंगे, तो खर्च कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, तो उससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। क्वेश्चन 23, भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर व्यापारिक बैंकों से मुद्रा उधार लेता है? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जब बैंकों से उधार लेता है तो कौन सी रेट है? तो इसमें देखते हैं कि रेपो रेट बिल्कुल गलत है। इस रेट पे भारतीय बैंक रिजर्व बैंक से पैसे लेते हैं। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, रिजर्व बैंक से लेते हैं, तो ये विकल्प
गलत हो जाएगा। बैंक रेट पर भी बैंक पैसे लेते हैं रिजर्व बैंक से, ये गलत हो जाएगा। अब है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि रेपो रेट का उल्टा, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है कि यदि मार्केट में पैसा ज़्यादा है और मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो रिजर्व बैंक पैसे को वापस सक करने के लिए इस टूल का उपयोग करता है, रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पर पैसे कमर्शियल बैंकों से वापस रिजर्व बैंक की ओर आ जाते हैं। फिर आता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये भी बैंकों के लिए होता है, न कि रिजर्व बैंक के लिए, बैंकों को पैसा देने के लिए। ठीक है, तो आपके 23वें क्वेश्चन का रेस्पॉन्स हो जाएगा थर्ड। 24th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देने और उनको लागू करने के लिए अलग से महिला अधिकारिता निदेशालय का गठन किया गया था? तो इसका रेस्पॉन्स है 18 जून 2007। 25 क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए बजट 2025-26 में वर्ष 2035 तक के लिए 25% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन 26, भारत सरकार के वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला टूल है? तो इसमें विकल्प है आपके निगम कर, वस्तु एवं सेवा कर, आय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो इसमें सबसे ज़्यादा अपने स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर से जो कर देखा जाए तो वो है आय कर। क्वेश्चन 27, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर को ध्यान से देखना है। ए विकल्प है, पसंद का मामला, तकनीक के युग में लोग और संभावनाएं, शीर्षक वाली मानव विकास रिपोर्ट 2025 मानव विकास में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमुखता से दिखाती है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, भारतीय मानव विकास सूचकांक में भारत के पड़ोसियों में चीन, श्रीलंका, भूटान भारत से ऊपर, जबकि बांग्लादेश भारत के बराबर, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान को भारत के नीचे की श्रेणी में रखा गया है। ये स्टेटमेंट सही है। मानव विकास सूचकांक के 0.700 से कम होने के कारण भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही है। तो आपके बी व सी स्टेटमेंट सही है और ए रॉन्ग है, तो ऐसा विकल्प बैठता है आपका 3, 27 का आंसर 3। फिर क्वेश्चन 28, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NSE ने थोक ऋण बाजार, होलसेल डेब्ट मार्केट के खंड के साथ परिचालन शुरू किया था, बिल्कुल सही कथन है। और 2012 में NSE ने छोटे व मध्यम उद्यमों की लिस्टिंग के लिए NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म को शुरू किया था। ठीक है, ए व बी दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका रेस्पॉन्स आपका 28 का 1 है। क्वेश्चन 29, राजस्थान में राज्य सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पशु उत्पादकों को कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो इसमें पशु उत्पादकों को 5 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाता है और इसका रेस्पॉन्स 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन सा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य लक्षण या सहायक तंत्र नहीं है? देखिए, व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से टूल्स है? देखो, ऋणों पर ब्याज सहायता देना, ऋणों पर ब्याज सहायता मिलेगी तो रिस्क उठाने की कैपेसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही है, ये एक सहायक तंत्र है। ऋण गारंटी सहायता बिल्कुल सहायक तंत्र है। फिर व्यापारियों को डिजिटली समर्थ बनाएंगे तो ये भी इसमें सहायक है। लेकिन यदि किसी प्रकार का बैरियर डालते हैं तो वो सहायक नहीं होता। इसमें देखो थर्ड विकल्प में 50% निर्यात को आवश्यक करना, ये गलत है। किसी को आप बांध के रखेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट का 50% एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ये गलत है। 31 क्वेश्चन, भारत में निम्न संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कालानुक्रम में आपके 4 संस्थाएं दे रखी है। नाबार्ड है, इसमें सेबी दे रखा है, सिडबी दे रखा है, ECGC दे रखा है। तो इसमें आपके 31 में विकल्प 1 सही दिया गया है। इसमें सबसे पहले आपकी स्थापना हुई है ECGC की, फिर है नाबार्ड, सिडबी और शेबी। तो उस हिसाब से 31 का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है 32, गलत युग्मों को पहचानिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनिए। 32 में आपको गलत युग्म को पहचानना है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखते हैं
फर्स्ट में दे रखा है आस्था स्कीम, ये उन परिवारों को आस्था कार्ड देना जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति 50% से अधिक असक्ता वाले विशेष योग्यजन हों। ये फर्स्ट युग्म गलत है आपका। फिर है सेकंड नवजीवन योजना, अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त समुदायों के कल्याण की स्कीम है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मिशन वात्सल्य योजना अनाथ बच्चों के कल्याण की स्कीम है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम रेगिस्तानी व पहाड़ी क्षेत्रों के विकास से संबंधित है, नहीं गलत है क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका बी व सी विकल्प सही है, ए व डी गलत है। तो आपका ए व डी गलत वाला बैठ रहा है फर्स्ट में, ठीक है। आपको गलत स्टेटमेंट देखना है, सही नहीं देखना, जो गलत है उसको मानते हुए आंसर रेस्पॉन्स करना है। फिर क्वेश्चन 33, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत के अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन में राजस्थान की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको 33rd क्वेश्चन लेना है। तो इसमें देखिए मोटा अनाज प्रथम स्थान राजस्थान, बिल्कुल सही है। दालों में राजस्थान का तृतीय स्थान है, बिल्कुल सही है। तिलहन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए खाद्यान्न में राजस्थान का स्थान प्रथम तृतीय नहीं है, ठीक है। और तृतीय के बाद में, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, इत्यादि राज्य राजस्थान से आगे रहते हैं, क्योंकि उनमें जल की उपलब्धता इत्यादि की दृष्टि से देखें तो अन्य राज्य से राजस्थान से आगे रहते हैं। और खाद्यान्न में ज़्यादातर जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि आता है। तो आपका 33 में फोर्थ विकल्प गलत है, और गलत के आधार पे अपने को क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करना था। इसमें 33 का फोर्थ आंसर सही रहेगा। फिर 34th, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनें। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है 2024-25 में राजस्थान में चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड है 2024-25 में राजस्थान के कृषि क्षेत्र में चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशु संपदा का योगदान सर्वाधिक था, बिल्कुल सही है। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान पशु संपदा का है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2003rd स्टेटमेंट है आपका 2024-25 में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में खनन व उत्खनन का योगदान न्यूनतम था, बिल्कुल गलत है। खनन का योगदान न्यूनतम नहीं होकर के औद्योगिक क्षेत्र में इससे ज्यादा है। फिर है क्वेश्चन विकल्प चौथा, 2024-25 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में व्यापार व होटल और तथा रेस्टोरेंट का योगदान सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपके कौन कौन से देखो जो कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो ऐसा कौन से विकल्प में देखिए, फर्स्ट विकल्प देखता है इसमें सिर्फ एक को सही बता रहा है, सेकंड विकल्प में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को सही बता रहा है, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखो थर्ड को सही बताया, ये गलत है। इसमें भी थर्ड को सही बताया, ये गलत है। तो उस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकंड। फिर है 35th क्वेश्चन, नवनेरा बैराज ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, कालीसिंध नदी, परवन नदी, माही नदी और बनास नदी। नवनेरा बैराज का निर्माण कालीसिंध नदी पर किया जा रहा है, तो 35 का रिस्पॉन्स हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन 36, जयपुर में मार्च 2025 में एशिया व प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया। यहाँ 3R से तात्पर्य क्या है। तो यहाँ 3R से तात्पर्य होना चाहिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 36 का रिस्पॉन्स हो जाएगा 4। क्वेश्चन 37, राजस्थान 37 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें है विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों में उपलब्ध अम्लों के लिए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सम्मिलित कर कॉलम के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। आपको कॉलम 1 में स्रोत दिए गए हैं और कॉलम सेकंड में अम्ल का प्रकार दिया गया है, एसिड कौन सा है उसका टाइप दिया गया है। इस तरफ दे रखा है इमली, टमाटर, चींटी का डंक, और दूसरी तरफ दे रखे हैं 3 एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड और मैथनिक एसिड। तो इसमें सबसे इजी से देखते हुए चलते हैं। देखो आपको सबको ध्यान में होना चाहिए कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है,
और चींटी के डक में मेथेनोइक एसिड होता है जो जलन पैदा करता है। तो इस प्रकार से मैचिंग को देखते हुए कौन सा विकल्प सही बैठता, देखिए ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, ए में सेकंड और बी में फर्स्ट ये बैठ रहा है, और सी में थर्ड। तो आपका 37 में विकल्प 4 सही हो जाएगा। रेस्पॉन्स 4 जाएगा आपका 37 क्वेश्चन में। 38 में सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए एवं सही विकल्प का चयन करना है। 38 में इनको मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना। एक तरफ आपको सूची फर्स्ट में परियोजना का नाम दिया गया और सूची बी में विद्युत प्रदाता एजेंसी को दिया गया है, ठीक है। जो राजस्थान में बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं चलती है उसके संबंध में ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला देखें तो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो तृतीय चरण है, थर्ड फेज, किसके द्वारा फंडेड किया जा रहा है, वो किया जा रहा है KFW के द्वारा। सेकंड परियोजना है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना। जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना की फंडिंग की जा रही है आपके जीका, जो कि जापानी इंटरनेशनल थर्ड विकल्प है बांध पुनर्वास व सुधार परियोजना सेकंड। तो बांध पुनर्वास परियोजना जो सेकंड है इसकी फंडिंग की जा रही है विश्व बैंक के द्वारा। फिर फोर्थ विकल्प में दे रखा है अंतरराज्य प्रेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इसकी फंडिंग की जा रही है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो उस हिसाब से आपका रेस्पॉन्स क्वेश्चन 38 में रहेगा थर्ड। 39 क्वेश्चन, प्रोटोकॉल्स IPv4 IPv6 में बिट्स की संख्या क्रमशः कौन सी है। तो IPv4 में 32 होती है और IPv6 में 128 होता है। तो रेस्पॉन्स आ जाएगा 39 का आपका 1। क्वेश्चन 40, आयाम मॉड्यूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना आपके, ठीक है। कथन ए दिया गया आपका संदेश सिग्नल और वाहक तरंग को एक अरैखिक युक्ति पर अनुप्रयुक्त करके फिर उसे एक बैंड पार्क फिल्टर से गुजारकर आयाम मॉड्यूलित तरंगें प्राप्त की जा सकती है, ये कथन गलत है। आपका ये रेस्पॉन्स कथन ए सही है। फिर कथन बी, ज्यावक्रीय संदेश सिग्नल के लिए आयाम मॉड्यूलित तरंग में ओमेगा m 2 ओमेगा m तथा ओमेगा c प्रत्येक आयाम आवर्ती समान आयाम की आवर्तियां होती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपका कथन ए सही है और कथन बी गलत है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपका रेस्पॉन्स 40 के अंदर सेकंड रहेगा। फिर है क्वेश्चन 41, दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के दौरान इसरो के द्वारा 22 उपग्रहों का प्रमोशन किया गया था। इनमें संचार व नेविगेशन से संबंधित कितने, तो आपके संचार से संबंधित है 2 और नेविगेशन, संचार के हैं सैटेलाइट 4 और नेविगेशन के हैं 2। तो आपका रेस्पॉन्स 1 सही रहेगा। 42, N प्रकार के अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉन व होल सांद्रताएं Ne व NH के बीच संबंध क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे Ne है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और NH है नंबर ऑफ होल्स। तो Ne व NH बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। Ne इज लेस देन NH, ये गलत है। तो Ne इज ग्रेटर देन NH, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होल से ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने पे ही उसमें करंट फ्लो हो पाएगा। तो आपका रेस्पॉन्स 42 का थर्ड सही रहेगा। 43, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान माहौली के एक हालिया शोध अध्ययन के अनुसार ग्रीन टी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म वाले पॉलीफिनोल, न्यूरोट्रांसमीटर और एमिनो एसिड को एकीकृत करने वाले नैनो कणों से जुड़ा एक नया तरीका उपचार की क्षमता रखता है, ठीक है। तो इसमें ग्रीन टी के संबंध में कौन से बीमारी के संबंध में देखिए, आपके विकल्प दे रखा है अल्जाइमर रोग के, फिर है मिर्गी के, जल शीर्ष के और डेंगू के। तो इसमें आपका रेस्पॉन्स रहेगा अल्जाइमर रोग, विकल्प ए सही रहेगा 43 में। 44, किस प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए प्रभावी टीका व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है 44 में। तो फर्स्ट दे रखा आपका हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। तो इसमें हेपेटाइटिस टी का टीका व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। 44 का रेस्पॉन्स 3। क्वेश्चन 45, समन्वय 2025 के दौरान DRDO द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टीओटी को हस्तांतरित प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए और कॉलम के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब फर्स्ट एक प्रकार की प्रौद्योगिकी है और फिर एक संस्था का नाम दिया गया कॉलम 2 में, उसको मैच करते हुए आपको लेना है। ए में है D29 इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सूट, ये ट्रांसफर किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर को। फिर सेकंड टेक्नोलॉजी है थर्मल लेजर टारगेट डेजिनेटर, ये ट्रांसफर की गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे को। फिर सी में दिया गया है नेट सेट हैंडलैंड और नेट सेट मिनी टर्मिनल्स, ये ट्रांसफर की गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पंचकुला को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका फोर्थ रेस्पॉन्स सही बैठता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के संबंध में संबंधित यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल के आधिकारिक हैशटैग व वैश्विक उत्सव के मेजबान देश के सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप पकड़ लें मेजबान देश को ही, यदि हम देख लें तो उस हिसाब से आपका रेस्पॉन्स सही हो जाता है। तो मेजबान देश 2025 में था कोरिया गणराज्य, और इसका जो हैशटैग टैगलाइन था वो था बीटा प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आपका 46 का रेस्पॉन्स हो जाएगा थर्ड। 47 भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आपको देखना है 15 जनवरी 2026 तक के डेटा के रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है और उस 18 में से 13 यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है और जो 13वां लेटेस्ट इसी वर्ष शामिल किया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट राइट बैठता है, ठीक है। तो भारत में टोटल 18 है और यूनेस्को की जो वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट है उसमें 13 को शामिल किया गया है। तो आपका फोर्थ रेस्पॉन्स इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन 48 निम्नलिखित कृत्रिम मधुरकों में से किसका गन्ने की चीनी की तुलना में माधुर्यमान सबसे अधिक होता है। तो गन्ने की चीनी की तुलना में सबसे अधिक माधुर्यमान इसमें होता है एलिटेम का, ठीक है। हालांकि गन्ने की तुलना में तो सबसे ज्यादा है लेकिन सबसे अधिक होता है एलिटेम का। फिर है 49 में देखा जाए तो खाद्य टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कथन 1 है ये ट्रांसजेनिक जीवाणुओं द्वारा उत्पादित पुनर्योज्य प्रोटीन होते हैं, ये गलत है, ये पुनर्योज्य प्रोटीन नहीं होते हैं। खाद्य टीकों के बारे में के रेफरेंस में लेना है। फिर आपका सेकंड है ये व्यक्ति को देने में दर्द रहित कम लागत व सुगम संचयन वाले होते हैं, बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका कथन 1 सही है और कथन सेकंड गलत है। तो कथन 1 सही और कथन 1 गलत और कथन 2 सही वाला विकल्प कौन सा देखिए। तो ऐसा बैठता है आपका थर्ड में 49 का कथन 1 गलत और कथन सेकंड गलत बैठता है आपका कथन रेस्पॉन्स 4 में, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 50 मछली पालन में एक ही मछली के तालाब में 5 या 6 प्रजातियों का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए दिया गया आपका कतला सतही भोजन लेने वाली मछली है, बिल्कुल सही है। कतला सतही स्तर पे रहती है किसी तालाब इत्यादि में। फिर रोहू तालाब के मध्य क्षेत्र में भोजन करती है, बिल्कुल सही है। मरगल व कॉमन कॉर्प तालाब की तली में भोजन प्राप्त करने वाली मछलियां हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है और तीनों स्टेटमेंट के हिसाब से आपका फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा 15th क्वेश्चन में, 50वें क्वेश्चन में। फिर है क्वेश्चन संख्या 51 निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक महत्व की वृक्ष प्रजाति की पहचान राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त पादप के रूप में प्रजाति के रूप में ली गई है। तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त पादप प्रजाति के रूप में ली गई है एनोगाइसस सीरीसिया वेरा नुमेलेरिया, ठीक है। 51 में रेस्पॉन्स आपका हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन 52 यहाँ इस प्रश्न में एक कथन के पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं जिन्हें फर्स्ट व सेकंड के रूप में क्रमांकित किया गया है। आप कथन व तर्कों पर विचार करके तय कीजिए कि कौन सा या कौन से तर्क मजबूत है। कथन 1 क्या पेट्रोलियम उत्पाद को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाया जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है, उसके आधार पे जो रिजल्ट या तर्क निकल सकते हैं या किन तर्कों के आधार पे हो सकता है, तो उस आधार पे देखा जाए तो तर्क फर्स्ट देखो, हाँ पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाया जाना चाहिए,
ये देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। ठीक है, आरपीसी के द्वारा इसको सही कथन को सही माना गया है। फिर नहीं, ये राज्य की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, इसको आरपीसी ने गलत तर्क माना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा केवल एक तर्क मजबूत है। फिर क्वेश्चन 53, है राजस्थान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों ऑब्लिक वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए राजस्थान में अवस्थित किसी उच्च शिक्षा संस्थान ऑब्लिक R&D संगठन में शिक्षण ऑब्लिक वैज्ञानिक कार्य का न्यूनतम अनुभव कितना होना चाहिए। तो इस पुरस्कार के लिए न्यूनतम अनुभव 2 वर्ष का चाहिए और उस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स 53 क्वेश्चन में सेकंड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 54, निम्न सूचनाएं पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इन सूचनाओं को पढ़ते हुए आपका रेस्पॉन्स करना है कि 3 व्यक्तियों PQR में ताश के कुल 9 पत्ते वितरित किए गए हैं, जिनमें 4 बादशाह, 4 बेगम और 1 जोकर है। इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि Q के पास 2 पत्ते आने चाहिए, P के पास 3 आने चाहिए और R के पास 4 पत्ते आने चाहिए। एक व्यक्ति जिसके पास अधिकतम पत्ते हैं, जिसके पास जोकर नहीं है, प्रत्येक के पास कम से कम 1 बादशाह है, जबकि Q के पास 2 बादशाह है। तो उस हिसाब से वितरित करने के बाद हम जब इसका रेस्पॉन्स देखते हैं तो आपका 54th में जो R है उसके पास 3 बेगम आएगी। ठीक है, इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्योंकि इसमें हम शॉर्ट आंसर को ले रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको बहुत अच्छे से समझें, बहुत इजी क्वेश्चन है। 54th इसका रेस्पॉन्स हो जाएगा 2। फिर 55 क्वेश्चन, यहाँ इस प्रश्न में एक कथन के पश्चात 2 कार्यवाहियाँ दी गई है जिन्हें फर्स्ट व सेकंड के रूप में क्रमांकित किया गया है। आप कथन और कार्यवाही का अध्ययन के तय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी अनुशंसित कार्यवाहियाँ या कार्यवाही अनुसरण करती है। तो इसमें आपका कथन, इन दिनों साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, ये आपका एक स्टेटमेंट है। इसके रेफरेंस में आपको एक्शन देखना है। पुलिस के तकनीकी ज्ञान एवं उपकरणों का नियमित रूप से अध्ययन करने पर साइबर अपराधों में कमी की जा सकती है। बिल्कुल सही है। टाइम टू टाइम अपडेटेड होनी चाहिए टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स के बेस पे। फिर एक कार्यवाही सेकंड, जनता में जागरूकता कार्यक्रम का नियमित रूप से चलाए जाने से साइबर अपराध में कमी लाई जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण काम तो जनता का जागरूक होना ही रहता है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही है, तो उस हिसाब से आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा 3rd। फर्स्ट व सेकंड दोनों अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, एक निश्चित कूट भाषा में वाइल्ड लाइफ को LEFBECC तथा पेंटिंग को इस प्रकार से कूटित किया जा सकता है। तो इसी भाषा में डायनेमिक्स को किस भाषा में कूटित किया जा सकता है, तो इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। फर्स्ट फिलहाल इसका रेस्पॉन्स देख लेते हैं। 56 का 3। 57, एक परिवार में D केवल FE का पिता है। D है वो F और E का पिता है। D के एक पुत्र है, E की शादी G से हुई है, G P के दामाद है, G के एक पुत्र H है, K एवं J E के बच्चे हैं, L की शादी K से हुई है और परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें पुरुष सदस्यों की संख्या 5 है। इसको अच्छे से अपन समझेंगे, उसमें डिटेल में देख लेंगे कि किस किस प्रकार से ये रेस्पॉन्स सही बैठ रहा है एकदम तार्किक रूप से। फिर एक क्वेश्चन 58, एक संख्या में 5, 7 व 8 से क्रमागत रूप से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 प्राप्त होते हैं। तो निम्न विकल्पों में से वह संख्या क्या हो सकती है। तो इसमें आपका रेस्पॉन्स होगा 47, 437। ठीक है, 437 आंसर आएगा। ठीक है, ये किस प्रकार से आंसर निकालते हैं, इसको डिटेल एनालिसिस के वीडियो में हम एकदम स्पष्ट रूप से बताएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाए, बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक के रूप में। फिर एक क्वेश्चन 59 में दे रखा है A, B तथा C ने कुछ धनराशि 3:2:K के अनुपात में निवेशित की है। ठीक है, धनराशि के निवेश का अनुपात दिया गया है और इसमें कंडीशन दी गई है कि यदि C का भाग A के भाग से 120 रुपये अधिक है, C है जो A से 120 रुपये अधिक भाग लगा रहा है, और B का भाग A के भाग से 30 रुपये कम है, तो K का मान क्या है। जब इसको हम हल करते हैं तो
तो k का मान आपका 7 आता है। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। डिटेल वीडियो में इसका सॉल्यूशन रहेगा, जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 60, निम्न विकल्पों में से दी गई श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 2v3 दे रखा है, फिर 3s5 दे रखा है, फिर 5o7 दे रखा है, फिर 7i11 दे रखा है। अब देखिए फर्स्ट पहले वर्ड्स देखो इसमें, फिर जैसे देखो इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। तो इस रिदम को देखते हुए देखते हैं तो आपका 11 मिलता है। फिर इसके बाद वाला वर्ड देखो 3, 5, 7, 11, फिर इसके बाद का ऑड नंबर आएगा तो 13। ठीक है, तो और उस हिसाब से यदि हम v के बाद s o i, तो इस हिसाब से यदि इसी सीक्वेंस को देखते हुए ले तो c आता है। ठीक है, इसको कितने का गैप है, किस प्रकार से चल रहा है, डिटेल में विश्लेषण में रहेगा, उस वीडियो में शामिल रहेगा। फिलहाल इसका आंसर रहेगा 60 का 1। फिर देखिए 61, नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भारत में 4 शहरों के लिए 3 विभिन्न मौसम कारकों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। ठीक है, मौसम से संबंधित 3 कारक है और यहाँ 4 शहर दिए गए हैं A, B, C, D, और 3 कारक दिए गए हैं। औसत वार्षिक वर्षा mm में दी गई है, औसत वार्षिक तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया, वर्षा में अधिकतम सांद्रता दी गई है, इस प्रकार से। ठीक है, तो जब अब नीचे मूल क्वेश्चन क्या है वो देखिए, यदि शहर के लिए आर्द्रता गुणांक को औसत वार्षिक वर्षा को औसत वार्षिक तापमान से विभाजित की जाए। ठीक है, ये औसत वार्षिक वर्षा है, इसको तापमान से भाग दिया जाए। ठीक है, विभाजित करने से परिभाषित किया गया है, तो किस शहर के आर्द्रता गुणांक अधिकतम होगा। तो आप जब आर्द्रता गुणांक देखते हैं, जब विभाजित करते हैं औसत वार्षिक वर्षा को औसत तापमान से, तो अधिकतम आर्द्रता गुणांक आपका बी शहर का आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आपको औसत वार्षिक वर्षा को 75 को डिवाइड करना है 21 से, 86 को 17 से, 68 को 17 से और 70 को 24 से। तब देखते हैं कि अधिकतम मान जो आ रहा है वो बी शहर के लिए आएगा। ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नाम के एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किसकी जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, जल रंग कृतियों का प्रदर्शन था। इसमें आपको विकल्प दे रखे हैं ट्विंकल खत्री, रंजनी आर्य, गंगा देवी और सुषमा महाजन। तो आप में का इसका रेस्पॉन्स रहेगा सुषमा महाजन। क्वेश्चन 63, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में 912 रुपये हो जाती है, तो 3.5 वर्ष में ये 996 रुपये हो जाती है, तो मूल धन कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। डिटेल एनालिसिस वीडियो में इसको शॉर्ट तरीके से किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो दिया जाएगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इसका रिस्पॉन्स रहेगा 800 रुपीज़। 800 रुपये का 2 वर्ष में जब हम ब्याज जोड़ते हुए चलेंगे तो कुल राशि 912 हो जाएगी और 3.5 वर्ष में ये 996 रुपये हो जाएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से किस विद्यालय में जवाहर नवोदय विद्यालय की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 के प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, तो जो 26वीं युवा संसद का आयोजन किया गया था जवाहर नवोदय विद्यालयों का, तो उसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था राजस्थान की जो स्कूल है गंगानगर की सूरतगढ़ की PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर 2nd को ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, 64 का विकल्प 2 सही है। क्वेश्चन है 65वां 65, राजस्थान सरकार ने मातृ व शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया है। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। इसमें विकल्प कथन दिया गया है, यह अभियान 22 जनवरी से 22 फरवरी तक चलाया गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर इस अभियान के तहत ICDS सेवाओं से वंचित पात्र लाभार्थियों, गर्भवती, शुरुआती 3 माह व धात्री महिलाएं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया गया है, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपका कथन 1 सही है, कथन A फर्स्ट सही है और कथन 2nd गलत है। तो उस हिसाब से विकल्पों को ध्यान से देखने से हमें पता चलता है कि आपका रेस्पॉन्स 2nd सही रहेगा, केवल कथन 2nd सही है।
फिर है क्वेश्चन 66, बामनवास कंकर पंचायत जो जनवरी 2026 में राजस्थान के प्रथम पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। फिर आपका क्वेश्चन 67, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड विकल्प है, इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से की गई, ये बिल्कुल गलत है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका विकल्प एक सही है और सेकंड गलत है। तो एक सही के हिसाब से देखते हैं तो आपका रिस्पॉन्स 67 में 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 68, जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपादा, गाओ नाचो एवं नेतृत्व करो श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व के सबक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसमें पुस्तक के लेखक है हिंदोल सेन गुप्ता। क्वेश्चन 69, राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? तो राजस्थान ने की महिला टीम ने हरियाणा को हरा करके तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित नौसैनिक पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोची से सागर मैत्री के 5वें संस्करण के लिए रवाना किया गया था? इसका रेस्पॉन्स रहेगा INS सागर धवनी। ठीक है, 5वें संस्करण के लिए जिस पोत को रवाना किया गया है वो है INS सागर धवनी। फिर है क्वेश्चन 71, 11 जनवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन में कितने नए चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान का जो बजट इस वर्ष का था 2026-27 का, तो उसमें राजस्थान फाउंडेशन के अंतर्गत 14 चैप्टर्स को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन 72, जनवरी 2026 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले लिन चुन यी का संबंध किस देश से है? लिन चिन यू का संबंध चीनी ताइपे ताइवान से है। फिर है क्वेश्चन 73, ट्रांस ओशनिक शेल अभियान लोकायान 26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प ए दिया गया आपको, कथन ए दिया गया है 10 महीने का ये अभियान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाह को कवर करते हुआ होगा, बिल्कुल सही है। इस अभियान के लिए भारतीय नौसेना के शेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी की तैनाती की गई है, यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका 73 में रेस्पॉन्स हो जाएगा 3। कथन ए व बी दोनों सही है, बिल्कुल। फिर है क्वेश्चन 74 आपका है 31वें एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 जो कि क्रिटिक्स चॉइस एसोसिएशन अमेरिका तथा कनाडा द्वारा दिए जाते हैं कि फिल्म श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विजेता युग्म को सही सम्मिलित नहीं करता है? ठीक है, तो इसमें आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टिमोथ चॉलमेट बिल्कुल सही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकली बिल्कुल सही है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर बिल्कुल सही है। इसमें 4th विकल्प दिया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेड ईस्टवुड, ये आपका विकल्प सही नहीं है। तो 74th का रेस्पॉन्स हो जाएगा 4th। क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन, मिलानो कॉर्टिनो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरिफ खान ने कौन सी स्पर्धा में कोटा प्राप्त किया गया था? ठीक है, आरिफ खान के द्वारा कोटा प्राप्त किया गया है स्लो लोइम स्कीइंग में। ठीक है, 75 का रेस्पॉन्स हो जाएगा 3rd। फिर है 76, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन BCCI सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी? तो इसमें आपकी सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुमित्रा जाट सही रेस्पॉन्स है। 76वें का दूसरा विकल्प सही रहेगा। 77वां क्वेश्चन, डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामलों में चर्चा में रहे हैं? तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम है मेटे फेडरिक्सन। 77वें का चौथा विकल्प सही रहेगा।
मेटे फेडरिक्सन। क्वेश्चन 78, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसके विकल्प देखिए, विकल्प में आपको दे रखा है 25 मार्च 1948 को राज्यों के संघ, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया, का निर्माण किया गया। अब देखिए यहाँ पे यदि हम 25 मार्च की जगह यदि अप्रैल लें तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि 18 मार्च 25 मार्च 1948 और तीसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948। तीसरे चरण में राजस्थान की एकीकरण, तो 25 अप्रैल 1948 को जो तीसरा चरण संपन्न हुआ था उसमें राजस्थान का नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया था, न कि 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण संपन्न हुआ था। ठीक है, अब आरपीसी इस स्टेटमेंट को सही मान रही है। यदि हम इस 25 मार्च की जगह 25 अप्रैल 1948 कर दें तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका थर्ड है, कथन सेकंड है। ठीक है, तो ये उदयपुर राज्य भी इसमें सम्मिलित किया गया तथा माणिक्यलाल वर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ 1 मई 1948 को दिलाई गई। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि 25 मार्च की जगह 25 अप्रैल करते हैं तो आरपीसी के अनुसार जो आंसर की दी गई उसमें इस विकल्प को सही मानते हैं। ठीक है, अदरवाइज यदि इस मार्च को ही मानते हुए देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और आपका केवल बी सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर की आती है उसमें क्या माना जाता है तो वो ध्यान से देखना रहेगा। फिर है क्वेश्चन 79, राजस्थान के दुर्गों और उनके प्रकारों में निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। 79 देखना है। तो ठीक है, जिसमें गागरोन दुर्ग दिया गया, उदक दुर्ग है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, दो नदियों के संगम पे है। सिवाना दुर्ग, ये पारिक दुर्ग नहीं है। ठीक है, ये कंकड़ पत्थर के पथरीले एरिया के अंदर। ठीक है, जालोर दुर्ग एरण दुर्ग है, बिल्कुल सही है। जैसलमेर दुर्ग धानवन दुर्ग है, बिल्कुल सही है। तो आपका सिवाना दुर्ग का वर्गीकरण यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये रेस्पॉन्स सही हो जाएगा। 79 का रेस्पॉन्स आपका आंसर की में 72 जाएगा ओएमआर सीट में। 80 क्वेश्चन संख्या 80, निम्नांकित जालोर के चौहान राजाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित, ठीक है, टाइम पीरियड में इसको व्यवस्थित करना है। 80, ठीक है, तो इसमें आपके विकल्प दिए गए हैं चाचिक देव, सामंत सिंह, उदय सिंह और कानड़ देव। तो इसमें सबसे पहले थे आपके उदय सिंह, फिर चाचिंग देव, सामंत सिंह और कानड़ देव। आपका रेस्पॉन्स 80 के अंदर 1 रह जाएगा। 81 क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न लोक नृत्यों को उनके प्रदर्शन के स्थानों के साथ सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करना आपका। ठीक है, अब देखिए, बम नृत्य का प्रचलन है आपके अलवर भरतपुर क्षेत्र में, वालर नृत्य आपका सिरोही का है, ढोल नृत्य आपका जालोर का है और अग्नि नृत्य आपका बीकानेर का है। तो उस हिसाब से जब विकल्पों को देखते हैं तो आपका फर्स्ट विकल्प सही बैठता है। ओएमआर सीट में आपका रेस्पॉन्स जाएगा 81 में 1। फिर क्वेश्चन 82, निम्न में से कौन से मेले राजस्थान के पशु मेले हैं। देखिए, पशु मेले कौन कौन से इसमें देखो, चंद्रभागा मेला पशु मेला है जो झालावाड़ में है, तिलवाड़ा बाड़मेर का पशु मेला है, फिर सीताबाड़ी मेला, ये पशु मेला नहीं है। ठीक है, परबतसर पशु मेला है, सीताबाड़ी पशु मेला नहीं होकर के एक सांस्कृतिक या धार्मिक मेला की श्रेणी में आप मान सकते हैं। तो इसमें आपका अ, ब और द विकल्प सही हो जाएगा। 82 में थर्ड रेस्पॉन्स जाएगा। 83, चित्रकला की कोटा शैली के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सही नहीं है वो विकल्प अपने को देखने हैं। तो इसमें सबसे पहला विकल्प देखिए, महाराव भीम सिंह के काल में चित्रों में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है, बिल्कुल सही विकल्प है। महाराव उमेद सिंह के काल में शिकार चित्रों की प्रमुखता दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। कोटा शैली जयपुर शैली से पृथक होकर स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई, ये गलत है। ये हाड़ौती शैली का भाग है जो कि बूंदी शैली से पृथक होकर के बनी हुई है। फिर कोटा शैली सुंदर नारी आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो आपका 83 का रेस्पॉन्स ओएमआर सीट में जाएगा थर्ड। क्वेश्चन 84, बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान की निम्न पूर्व रियासतों में से किससे संबंध है। बंद बारेठा अभयारण्य का संबंध भरतपुर रियासत से संबंधित था, जिसमें आप भरतपुर के इतिहास में पढ़ते हैं तो वहाँ के शासकों ने बंद बारेठा अभयारण्य में नहरों इत्यादि का निर्माण किया गया था। तो फिर है 85 क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसकी रचना हरिशेन के द्वारा की गई थी, ये समुद्रगुप्त के मंत्री जी थे। ये समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण करता है, बिल्कुल सही है। बाद के राजाओं ने भी अपना इसमें नाम डाल चुके हैं, ठीक है। इस प्रशस्ति की भाषा प्राकृत है, ये नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है। तो 85 का रेस्पॉन्स आपका जाएगा ओएमआर सीट में 4th। क्वेश्चन 86, किस सूफी संत को भारत में सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिला को स्थापित करने का श्रेय जाता है? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर वाले हैं, उनको चिश्ती सिलसिला शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन 87, संत जसनाथ जी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब जसनाथ संप्रदाय जिसके संस्थापक जसनाथ जी है, संत जसनाथ जी, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए आप चारों विकल्पों को देखते हैं तो इस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कर्त्रियासर है, बिल्कुल सही है। जसनाथ जी के विषय में गुरु गोरखनाथ का शिष्य होने की मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल है। इन्होंने धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वासों का विरोध किया था, बिल्कुल सही है। इनका प्रसिद्ध घुड़ला नृत्य इस संप्रदाय से संबंधित है, ये गलत है। जसनाथ संप्रदाय से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है अग्नि नृत्य है, ठीक है। तो 87 में आपका रेस्पॉन्स जाएगा 4th। 88, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है आपका। तो महलवाड़ी व्यवस्था एल्फिंस्टन रिपोर्ट के आधार पर लागू की गई थी, ये बिल्कुल गलत है। महलवाड़ी व्यवस्था लागू की थी कैप्टन ये मैकेंजी और उनके सहायक रिड के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था, रिपोर्ट बनाई गई थी, न कि एल्फिंस्टन के द्वारा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट कथन है जो गलत हो जाएगा। फिर आपका सेकंड कथन है रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में थॉमस मुंद्रो की भूमिका प्रमुख थी, बिल्कुल सही है। रेतवाड़ी व्यवस्था साउथ में लागू की गई थी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका कथन बी सत्य है, ए गलत है। तो 88 में आपका रिस्पॉन्स चला जाएगा 2। फिर आपका क्वेश्चन है 89, निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है? तो इसमें अशफाकुल्ला काकोर इस षड्यंत्र केस से संबंधित है, रामप्रसाद बिस्मिल भी है, रोशन सिंह भी है, लेकिन गोपीनाथ शाह इससे संबंधित नहीं है। गोपीनाथ शाह का संबंध बंगाल से है और गोपीनाथ शाह को फांसी इस काकोरी कांड से पहले ही दे चुकी थी, ठीक है। मार्च 1900 जब ये काकोरी कांड हुआ था 25, तो उससे पहले ही इसमें इनको सजा दी जा चुकी थी। तो 89 में आपका रेस्पॉन्स 4 सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन 90, तुवाहत उल मुहाउद्दीन ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो देखिए इस पुस्तक की रचयिता है राजा रामन राय, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं एकेश्वरवादियों को उपहार, इस प्रकार की पुस्तक का लेखक है राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक माने गए हैं या रहे हैं। क्वेश्चन 91, सल्तनतकालीन अधिकारियों और उनके कार्यों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए बरीद सूचना विभाग का प्रमुख है, बिल्कुल सही है। अर्ज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख है, बिल्कुल सही है। शद्र उस सुदूर धार्मिक अनुदान विभाग का प्रमुख है, बिल्कुल सही है। दबीर ए खास सही अंगरक्षकों का प्रमुख है, ये नहीं है, ये गलत है। दबीर ए खास था जो सही फरमान होते थे उनको लिखने से संबंधित था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सही स्टेटमेंट सही नहीं है, तो 91 में रेस्पॉन्स चला जाएगा 4। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित नहीं है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन 93, 31वां यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP31 का आयोजन होगा, इसमें अंताल्या में होगा। 31 COP कहाँ होगा? अंताल्या में। 94, सैन फ्रांसिस्को व सिंगापुर को जोड़ने वाले सबसे छोटे समुद्री मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, सैन फ्रांसिस्को है आपके अमेरिका के अंदर, ठीक है। अमेरिका पड़ता है आपके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है, उत्तरी भाग में पड़ता है।
और सिंगापुर भी पड़ता है एशिया के क्षेत्र में, जो कि भूमध्य रेखा से ऊपर है, उत्तरी भाग में पड़ता है, और दोनों के बीच में है प्रशांत महासागर, ठीक है, और दोनों भूमध्य रेखा से ऊपर है, तो इसमें आपका सही रिस्पॉन्स जाएगा उत्तरी प्रशांत, ठीक है। आप कैप ऑफ गुड होप से घूम के क्यों जाएंगे, लंबा रास्ता पड़ेगा, गलत होगा। भूमध्य सागर में क्यों आएंगे आप, ये भी गलत है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में क्यों जाएंगे, क्योंकि दोनों उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, तो आपका रेस्पॉन्स 4 सही हो जाएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर। 94 क्वेश्चन का आंसर रहेगा उत्तरी प्रशांत। क्वेश्चन है 95, स्वतंत्रता के पश्चात मणिपुर के विलय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मणिपुर के बारे में असत्य कथन को छांटना है आपको। मणिपुर के महाराजा ने स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिन पूर्व ही अधिमिलन पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे, बिल्कुल सही है। फिर है कांग्रेस विलय के पक्ष में थी परंतु अन्य राजनीतिक दल इसके विरोध में थे, ये भी बिल्कुल सही कथन है। भारत सरकार के साथ सितंबर 1949 में विलय पत्र पे विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ये भी बिल्कुल सही है। जनता की राय अनुसार महाराजा ने मणिपुर में 1 जून 1949 में चुनाव करवाए थे, ये गलत है। इसकी जगह आपके रेस्पॉन्स आएगा 1948। तो आपके 95 का आंसर सही जो ओएमआर में जाएगा वो सेकंड जाएगा। फिर है क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा बैठ रहा है 96 में। देखिए एक बहुत प्रसिद्ध जगह है खान के रूप में बेलाडेला, जो कि उड़ीसा में है, न कि मध्य प्रदेश में। तो आपका सीधा से हो जाएगा कि ये ऑप्शन आपका गलत है। अपन दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। गुरुम हिसानी उड़ीसा में बिल्कुल सही है, सलेम तमिलनाडु में सही है, और धारवाड़ कर्नाटक में सही है। तो आपका 96 का रेस्पॉन्स आंसर सीट में जाएगा 92। 97, यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो इसमें जो यूएस का जो डिपार्टमेंट है उसके आधार पे जो वर्गीकरण है उस हिसाब से इनसेप्टिसोल है जो भारत में क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक पाई जाती है। 98 क्वेश्चन, भारत के पूर्व पश्चिम गलियारे पे निम्नलिखित में से कौन सा नगर अवस्थित नहीं है। तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के सिलेट से शुरू होकर के गुजरात में ये जाता है पोरबंदर तक, ठीक है। तो इसमें आपका गुवाहाटी इस गलियारे पे है, गोरखपुर इस गलियारे पे है, कोटा इस गलियारे पे है, लेकिन प्रयागराज इस गलियारे पे नहीं है। तो आपका क्वेश्चन का रिस्पॉन्स हो जाएगा 4, 98 का 4। फिर क्वेश्चन 99, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं है, ठीक है। कौन सा वायु प्रदूषण में शामिल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। PM10 पर्टिकुलेट मैटर 10 को शामिल किया जा रहा है, पर्टिकुलर मैटर 2.5 जो इसको भी शामिल किया जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि वाहनों के धुएं के प्रदूषण में सर्वाधिक माना जाता है, इसको भी प्रदूषक के रूप में शामिल किया जाता है, वायु प्रदूषण के रूप में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को इस राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। हालांकि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, वायु प्रदूषण में इसको शामिल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो 99 में आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा 3rd, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है वायु प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मानी गई है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग में ये प्रमुख कारक है, ठीक है। तो आपका 99 में रिस्पॉन्स जाएगा 3rd। फिर है क्वेश्चन 100, कयाल भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश में विशिष्ट भू आकार पाया जाता है, ठीक है। कयाल एक प्रकार का पश्च झील होती है जो समुद्र के तटीय क्षेत्र में विकसित होती है, और इसमें रेस्पॉन्स रहता है मालाबार तट। मूल ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं आपकी कयाल देखने को मिलती है केरल के तटीय क्षेत्र में, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन में आपका रेस्पॉन्स रहेगा 2nd मालाबार तट, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने RPC के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसके आधार पर शॉर्ट में इसको देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप प्रत्येक क्वेश्चन के आधार पर डिटेल एनालिसिस रहेगा। उस आधार पे क्या होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन पे आधारित जो कॉन्सेप्ट है वो समझने का लाभ मिलेगा, ठीक है। और जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसको डिटेल में समझेंगे, उसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या रहेंगे उस हिसाब से भी समझने का प्रयास रहेगा, ठीक है। ये वीडियो इन शॉर्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल विश्लेषण देखते हैं। थैंक यू। नहीं, जय हिंद जय भारत नहीं, अगली बार बोलूँगी।